हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वागीश आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाबा बायो वाला में। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी और कल हम लोगों ने चैप्टर 5 समाप्त किया पार्ट 3 में, यानी भाग 3 में उसको हमने पूरा चैप्टर क्लोज किया। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों हम लोग जो है आज पढ़ने वाले क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर 6 और भाग एक और चैप्टर 6। दोस्तों मैं ज्यादा वीडियो को लंबी ना बना के कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर क्लोज कर दूं। दोस्तों ज्यादा लंबी वीडियो बना दूंगा तो आप लोग बहुत ऊब जाएंगे और पढ़ेंगे नहीं, तो दोस्तों आप लोगों का मन भी नहीं लगेगा। इसलिए मुझे भी आसानी है और आपको भी। मैं थोड़े थोड़े पार्ट में, क्योंकि मेरा अभी थोड़ा सा बच्चों के इस टाइम बोर्ड एग्जाम चल रहा है तो उसकी भी तैयारी करवा रहा हूं, तो जिस कारण से दोस्तों मैं छोटे छोटे पार्ट में आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और आज शायद मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आती होगी। जब समझ में आ जाए तो लाइक कर दें और कमेंट करें कि जी भैया आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लग रही है और आगे का पार्ट डालिए, तो थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाके आपको देता रहूंगा और आपको मैं बहुत जल्दी ही पीडीएफ भी उपलब्ध करवाऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो फिर से लाइक कर दें। तो दोस्तों अब देर न करते हुए हम क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर 6 में भाग 1 में क्या पढ़ेंगे, वंशागति का आणविक आधार। तो दोस्तों ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है, वंशागति का आणविक आधार। तो दोस्तों वंशागति का आणविक आधार हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो वंशागति का आणविक आधार क्या होता है, तो वंशागति यानी कि एक माता पिता के लक्षण पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। या तो आप लोगों पिछले वाले भाग में पढ़ा है, पीछे वाले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे समझ में आया, यानी माता पिता का लक्षण जाना ही क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। तो वंशागति तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये चाचा जान है, इनका लक्षण इनकी अगली पीढ़ी में, यानी जैसे एक ये चाचा जान है और ये मतलब मेल और फीमेल हैं, इनके दोनों फर्टिलाइजेशन यानी जनन हुआ और इनसे एक संतति प्राप्त हुई। तो इनके हाथ पैर और इनके पूरा जो है मतलब मानव शरीर इनके पास है, तो मानव शरीर भी इन्हीं को प्राप्त होगा। तो इनसे जो प्राप्त हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाले लक्षण, यानी हूबहू मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही पैदा होगा। ये तो आप लोगों को पता है, वो भेड़िया तो पैदा नहीं हो जाएगा, ना शेर पैदा हो जाएगा, ना बिल्ली ना कुत्ता, वो मनुष्य का बच्चा है तो मनुष्य ही पैदा होगा। उस लक्षण को हम क्या बोलते हैं, वंशागति बोलते हैं। तो दोस्तों यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया। तो पीढ़ी को आगे चलाने वाला कार्य कौन करता है, न्यूक्लिक अम्ल पीढ़ी को आगे चलाने का काम यानी प्रदान करने स्थानांतरित करने वाला क्या है, न्यूक्लिक अम्ल का ही काम होता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें जो है वंशागति के लक्षण को पहुंचाए। तो दोस्तों वंशागति लक्षण को पहुंचाने के लिए डीएनए और आरएनए ये दोनों चाचा जानों का कार्य होता है। इनको आनुवंशिकी पदार्थ भी बोलते हैं। दोस्तों ये डीएनए और आरएनए ही जो है पहुंचाते हैं दूसरी पीढ़ी में उनके हूबहू लक्षण को। तो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब आगे जान लेते हैं कि डीएनए और आरएनए क्या होता है। तो डीएनए का पूरा नाम जान लेते हैं कि डीएनए क्या है। तो डीएनए को हम हिंदी में बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबोसोम यानी आरएनए को क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो दोस्तों यह जो न्यूक्लिक अम्ल है यह सजीवों में पाया जाता है, ना कि निर्जीवों में पाया जाए, यह सजीवों में पाया जाता है, यानी कि यह सजीवों पर ही पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल, और ये निर्जीवों पर न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। तो यह दोस्तों आरएनए का यानी जिसको हम फुल फॉर्म बोल सकते हैं या इसका विस्तृत रूप बोल सकते हैं। तो यहां तक तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब दोस्तों हम जानते हैं कि ये डीएनए क्या होता है। डीएनए जो है यह प्रोटीन मिलने पर अमीनो अम्ल बनाता है। यहां तक तो आप लोगों ने समझ लिया कि यह
प्रोटीन मिलने पर अमीनो अम्ल बनाता है। यह डीएनए की संरचना है। यह क्या है? डीएनए की संरचना है। यहां तक तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। अब इसके आगे समझते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल ही क्या बनाता है दोस्तों? न्यूक्लियोटाइड बनाता है। तो दोस्तों इनमें जो है 3 भाग होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या है? शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजनी समूह। यह तीनों से मिलकर क्या बना? न्यूक्लियोटाइड। यानी कि न्यूक्लिक अम्ल में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है, जिस कारण वो अपना आगे का, जैसे ये क्या बोलते हैं, डीएनए की संरचना है, तो इसमें ये प्रोटीन है। तो इसके उसी तरह कि न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, जिसमें 3 भाग होते हैं, शर्करा, फास्फेट समूह और नाइट्रोजनी समूह। तो दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? मीशर ने की। मीशर ने खोज की। किसकी? न्यूक्लिक अम्ल की। तो दोस्तों यहां तक तो आप लोगों को यहां तक कंफर्म हो गया। दोस्तों मैं अभी आपको फिर से बता दे रहा हूं, मैं डीएनए का एक अलग छोटा सा पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि इसमें मैं विशेष चीज लेके चल रहा हूं। छोटे छोटे पार्ट को मैं छोड़ के ये तो नहीं कह रहा हूं कि एकदम से मतलब मैं घोर अध्ययन करवा रहा हूं। आप लोगों को डीएनए की संरचना और आरएनए में अंतर में एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को फिर से बना के दूंगा। पर अभी तो ये आपके चैप्टर के थ्रू में चल रहा हूं। जो चैप्टर कह रहा है, आपके चैप्टर में जितनी हेडिंग है उनको मैं कंफर्म करवाते चल रहा हूं। तो थोड़ा बहुत मैं बेस बता दे रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आता रहे। तो ज्यादा देर न करते हुए अब हम जानेंगे अगली हेडिंग क्या कहती है। तो साथियों अब हम डीएनए की संरचना जान रहे थे। तो डीएनए की संरचना के बारे में छोटे छोटे जो पार्ट हैं उनको मैं बहुत ही अच्छे से आपको बता दे रहा हूं। तो डीएनए की संरचना कैसी होती है दोस्तों? तो आइए उसको जानते हैं। डीएनए जानते हैं, डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे जानते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी हुई द्विकुंडलित सर्पिलाकार या सीढ़ी नुमा संरचना होती है। किसकी? डीएनए की। वंशागति आणविक तो आप जानते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हूबहू लक्षण को पहुंचाने का काम कौन करता है? न्यूक्लिक अम्ल करता है। न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। वो भी आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पढ़ा। तो अब उसके बाद दोस्तों क्या होता है? ये डीएनए क्या होता है? पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी हुई द्विकुंडलित सर्पिलाकार या सीढ़ीनुमा संरचना होती है। और दूसरा नंबर क्या है? पहला नंबर तो पढ़ लिया, दूसरा नंबर क्या है? जिसमें एक प्यूरिन, एक पिरिमिडीन और पिरिमिडीन से ठीक सामने जुड़ा होता है। दोस्तों अभी उसको मैं आपको सचित्र अगले पार्ट में बताऊंगा। यह पार्ट मैं यहीं से समाप्त करूंगा और अगले पार्ट में मैं डीएनए के पराकुंदन के बारे में मैं बताऊंगा। डीएनए पराकुंदन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग देखेंगे नहीं और आप लोगों को मजा भी नहीं आएगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब ज्यादा बात न करते हुए दोस्तों अब हम जानते हैं कि डीएनए, पहला तो आपने जाना कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी हुई द्विकुंडलित सर्पिलाकार या सीढ़ीनुमा आकृति की संरचना होती है। क्या? डीएनए की, जिसमें एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन से ठीक सामने जुड़ा होता है। और तीसरा नंबर क्या है? जिसमें एडेनिन थाइमिन के 2 हाइड्रोजन बंध से ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध जुड़ा होता है, जिसे हम डीएनए की संरचना